Hi guys, and today we're gonna discuss about offer. Offer is a very important topic when we read contract law, Indian Contract Act 1872. So, without wasting any further time, let's begin and try to know the concept of offer, types of offer, and what offer has to say in context of contract. So, first of all, प्रपोजल और ऑफर ये जो टर्म है इनका मतलब एक है बट ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर हम ऑफर की डेफिनेशन देखने जाएं तो जो प्रपोजल की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 ए में वही ऑफर की डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक पर्सन सिग्निफाइज करता है या सिग्निफाई करता है दूसरे व्यक्ति को हिज विलिंगनेस टू डू, इज विलिंगनेस कोई कार्य करने के लिए या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग या कोई कार्य नहीं करने के लिए, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, कि उसको सामने वाले व्यक्ति की पार्टी की एसेंट मिल जाए फॉर सच एक्ट या एब्सटेंशन, तो उसको हम बोलते हैं प्रपोजल, जो 2A में लिखा हुआ है। सिंपल भाषा में अगर यहाँ पे ए ने बी को ये बोला कि देखो भाई मेरे को आपको एक कार बेचनी है, ठीक है, और मैंने सुना है कि आपको एक कार खरीदनी है और मैं ये कार 1 करोड़ में बेचूंगा आपको, ठीक है, क्या आप इसको लोगे या नहीं लोगे, आप क्लियर बता दो। ये जो बात है जो ए ने की बी से, ये ए ने ऑफर किया बी को कार को 1 करोड़ रुपए में, बी तक ये बात पहुंच गई तो ये कम्युनिकेशन हो चुका है, ठीक है। अब बी के ऊपर है कि उसको एक्सेप्टेंस देना है, उसको कार खरीदनी या नहीं खरीदनी है, वो अलग मैटर। तो जिसको हम ऑफर करते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में ए ने बी को बोला कि क्या तुम कार खरीदोगे 1 करोड़ रुपए में, तो बी को बोला, तो बी हमेशा टू होम ऑफर इज मेड इज कॉल्ड प्रोमिसी, और जो ए होता है वो प्रोमिसर होता है। अगर हम ऑफर की बात करें कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, तो मुस्लिम लॉ में ऑफर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हिंदू लॉ में मैरिज को एक सैक्रोसेंट माना गया है, बट मुस्लिम लॉ में मैरिज इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे ऑफर होता है और वहां पे एक्सेप्टेंस भी देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स की। तो सबसे पहले जनरल ऑफर की अगर हम बात करें तो जनरल ऑफर बहुत ही सिंपल होता है। इसका मतलब होता है इट इज मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज। इसका फेमस केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। जनरल ऑफर का मतलब है कि कोई चीज है, हमने दुनिया के सामने रखी कि ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इस्तेमाल करें और आपको इससे डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी आदमी इसको खरीद सकता है एक प्राइस पे और इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी को वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो क्लेम कर सकता है। तो इन जनरल ऑफर देयर इज नो नीड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें बस कंडीशन परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। कार्लिल वाले केस में इन्फ्लुएंजा एक डिजीज था, उसको डील करने के लिए कोई दवाई बनाई गई, बोला गया कि दवाई आप इस्तेमाल करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। एक व्यक्ति ने किया, वो ठीक नहीं हुआ, उसने पैसा मांगा, तो वहां पे कंपनी मुकर गई। तो बाद में कोर्ट ने ये बोला कि आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मेन चीज यहाँ पे ये देखनी होती है कि आप कंडीशन परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी जो जनरल ऑफर कर रहा होता है वर्ल्ड एट लार्ज को, तो वो दुनिया के 7 बिलियन पीपल के पास ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्टेंस और ये सब नहीं देखेगा। वहां पे मेनली आपको परफॉर्मेंस करनी होती है सामने वाले पार्टी को, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिस सामान को जैसे इस्तेमाल करना, अगर आपने वैसे इस्तेमाल किया और आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस स्पेसिफिक ऑफर। इसका जो फेमस केस है वो है बॉल्टन वर्सेस जोन्स का। इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक चीज के लिए हम स्पेसिफिक पर्सन को के पास जाते हैं और उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक चीज जो इसमें ध्यान देनी होती है वो ये होती है कि अगर हमें किसी को, फॉर एग्जांपल ए को बी जो है उसको पेन बेचना है, सिर्फ उसका ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर है कि उसको बी से कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसको बी को पेन ही बेचना है। तो बी के पास गया, उसने बोला आप क्या पेन लोगे, एक पेन 10 रुपए का लोगे। बी ने बोला कि ठीक है मैं ले लूंगा, तो ये स्पेसिफिक ऑफर हो गया। अगर उसने बोला नहीं लूंगा तो ऑफर नहीं होगा। बट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर ए ने बी को बोला कि आप पेन लोगे और बी ने बोला मैं नहीं लूंगा, ये सी है मेरे बिहाफ पे, ये सी ले लेगा, या आप सी से बात कर लो, सी तैयार है लेने को। तो इस कंडीशन में अगर ए और सी में ऑफर हो भी जाता है तो फिर वो स्पेसिफिक ऑफर नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन
जिसको हमने पहले किया है ऑफर, वही एक्सेप्ट करेगा, वही परफॉर्म करेगा कंडीशंस। अगला जो टाइप है वो है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या कहता है? क्रॉस ऑफर ये बोलता है कि ए ने बी को बोला कि तुम क्या कार खरीदोगे 1 करोड़ में। बी ने बोला कि ए से कि क्या तुम कार खरीदोगे 1 करोड़ में। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ऑफर किए जा रहे हैं, पहला ए करता है बी को, दूसरा बी के साइड से आता है ए को। बट इग्नोरेंस में, बी को नहीं पता होता है कि ए की तरफ से ऑफर आने वाला है और ए को नहीं पता होता है कि बी की तरफ से ऑफर जाने वाला है। तो इस कंडीशन में क्रॉस ऑफर होता है, इसको अपन क्रॉस ऑफर बोलते हैं। लेकिन ये वैलिड ऑफर्स में नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है। यहाँ पे मतलब मैंने सामने वाले को, मैंने आपको बोला कि क्या आप मुझसे पढ़ोगे, उधर से आपने मुझसे बोला कि भाई क्या आप मुझे पढ़ाओगे। बट मुझे नहीं पता कि आपने ये बोल रखा है, ये ऑफर कर रखा है मेरे को, और मेरे को आपको नहीं पता कि मैंने ये कर रखा है। बट यहाँ पे ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो कोई चीज, ना मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बस ऑफर ऑफर खेल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाता है क्रॉस ऑफर। इसका जो लीडिंग केस है वो है टिन वर्सेस हॉफमैन। अगला आता है गाइस काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है कि अगर यहाँ पे मैंने आपसे ये बोला कि क्या आप बाइक लोगे 1 करोड़ में या कार लोगे 1 करोड़ में, आपने बोला 1 करोड़ नहीं, 90 लाख में दे रहे हो या 50 लाख में दे रहे हो तो बताओ। मैंने बोला ठीक है। तो अब जब मैंने बोल दिया ठीक है, तो ओरिजिनल ऑफर जो था जिसमें मैं 1 करोड़ में आपको बेचना चाह रहा था, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, वो अपने आप डाई हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे किस ऑफर के बारे में, जो आप मेरे को कोट की हो, 90 लाख या 50 लाख जो भी अमाउंट ले लो। ठीक है। तो ये काउंटर ऑफर होता है जो आपके साइड से आता है, और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। आप ओरिजिनल ऑफर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक नया ऑफर भेजो, वो काउंटर ऑफर कहलाएगा, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कंडीशंस। इसके जो दो लैंडमार्क केस हैं वो है हाइड वर्सेस रेंच और हाजी मोहम्मद हाजी वर्सेस स्पिनर। अब इसमें एक चीज जो हमें ध्यान देनी होती है काउंटर ऑफर में, वो ये होती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो कंडीशन आपको लगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला 90 लाख, मैंने कहा 90 लाख नहीं 3 लाख या 30 लाख, ऐसा कुछ। मतलब इसमें आपके फेवर में जो कंडीशन है आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो, बाकी कह रहे हो कि ये हटा दो, ऐसा नहीं होगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुली एक्सेप्ट होंगी या फुली रिजेक्ट होंगी। ऐसा नहीं कि जो आपके फेवर में 3 कंडीशन आपने वो एक्सेप्ट कर ली, अपने काउंटर ऑफर में रख के भेज दिया, और जो आपको 3 कंडीशन पसंद नहीं आई वो आपने वो हटा दिया, या फिर मैं यही चीज करूँ आपके साथ। और जब काउंटर ऑफर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो पहला ऑफर किया गया होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है, वो अपने आप मर जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस। कुछ टाइम तक ये ओपन होता है एक्सेप्टेंस के, जरूरी नहीं है कि आप आज या कल परसों ही तुरंत अपनी एक्सेप्टेंस दो, बस कुछ टाइम के लिए ये ओपन रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है टेंडर्स। टेंडर्स निकलते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, बिजनेस कंस्ट्रक्शन पर्पज से, तो वो एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, उतने में कोई भी आदमी आके उस पर अपनी कंडीशंस वगैरह देके कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। इसका जो इम्पोर्टेंट केस है वो है परवेकल लिमिटेड वर्सेस लंदन कंट्री काउंसिल असाइलम एंड मेंटल डिफिशिएंसी कमिटी। तो ये इसका केस है। तो अब ये हो गए गाइस टाइप्स, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑफर है उनको कवर किया है और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केस ही बताए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस क्या होता है, सो गाइस ऑफर में क्या होता है कि यहाँ पे नेगोशिएशन के ज्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि नेगोशिएशन के चांसेस थोड़े से रहते हैं, वो इसलिए भी रहते हैं गाइस क्योंकि इनविटेशन टू ऑफर का एग्जांपल होता है डिस्प्ले ऑफ गुड्स। जैसे हम मॉल में जाते हैं, जैसे हम नाइकी के शोरूम गए, वहां पे टी शर्ट शूज वगैरह लगे होते हैं, प्राइस भी डिस्काउंट प्राइसेस वगैरह लगे होते हैं, और हम वहां से विंडो शॉपिंग करके हम देख रहे होते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे बजट के ऊपर का, तो हम जाते ही नहीं, हम घुसते ही नहीं है। वो होता है इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है। जब हम उसके अंदर घुस गए, हमने शूज देख लिया, हमें पसंद आ गया, हमें उसका रेट भी सही लगता है, फिर हमने उनसे बोला कि भैया हम इसको लेने को तैयार हैं इतने में, आप दे रहे हो उतने का, हाँ बिल्कुल देंगे। ये हो जाता है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। हमने पैसा दिया, उनने जूता दिया, रिसिप्ट दिया, काम खत्म। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में। अब गाइस अगर ऑफर की हम बात करें तो हम दो तरह के लीगल सिस्टम को पढ़ते हैं। एक लीगल सिस्टम होता है कॉमन लॉ, एक होता है सिविल लॉ। तो गाइस जैसे पहले भी बात आपको पता ही होगी, या नहीं पता है तो मैं बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये पूरा इंग्लैंड के सिस्टम पे बेस्ड है। ठीक है।
ठीक है। कॉमन लॉ मतलब इंग्लैंड का लॉ जो है, ठीक है। और सिविल लॉ में क्या है गाइस कि यहाँ पे आपका जैसे फ्रेंच आ जाएगा, जर्मन आ जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा, इनके कुछ आ जाएंगे। सो गाइस होता क्या है कि कुछ थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कम्युनिकेशन टू ऑफर, कम्युनिकेशन टू ऑफर की बात करें तो इसमें लालमन शुक्ला का केस है। इस केस में गाइस कहा गया था कि कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर भी नहीं है, एक्सेप्टेंस भी नहीं है, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड नॉट गिवन। बेसिकली इसकी स्टोरी ये थी कि कोई एक आदमी था, उसका कोई बच्चा खो जाता है, किडनैप हो जाता है, तो उसका एक उसके बहुत सारे सर्वेंट जाते हैं खोजने। उनके जाने के बाद जो आदमी है वो एक एडवर्टीजमेंट टाइप करता है कि भाई जो लेके आएगा मेरे बच्चे को मैं उसको दूंगा सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड मनी। तो जो बाद में किसी सर्वेंट को मिल जाता है वो लेके आता है, फिर उसको मालूम चलता है अच्छा रिवॉर्ड भी रखा गया, तो पैसा मांगता है। तो उसको पैसा नहीं देता है, मालिक बोलता है कि तुम्हें तो तुम तो थे ही नहीं यहाँ पे जब मैंने एडवर्टीजमेंट किया, ठीक है, जब मैंने ऑफर रखा तुम थे ही नहीं। कोर्ट भी बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस वगैरह नहीं है तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बट गाइज अगर आप जर्मन लॉ पढ़ोगे वहां पे ऐसा नहीं होता है। जर्मन लॉ क्या बोलता है कि विदाउट एक्सेप्टेंस इन केस ऑफ रिवॉर्ड आपको रिवॉर्ड विल बी गिवन। तो जर्मन के लॉ के हिसाब से हमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिवॉर्ड किया, एडवर्टीजमेंट किया, पब्लिक एडवर्टीजमेंट, और बाद में कोई बंदा उसको फुलफिल करके कंडीशंस आता है आपके पास, तो आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है गाइस, ठीक है। दूसरा क्या है, फ्रांस का जो लॉ है, फ्रांस लॉ या फ्रेंच लॉ इसको कह सकते हो, फ्रेंच लॉ, इसमें जो मेन कंडीशन देखी जाती है वो देखी जाती है कंसेंट, लॉफुल कॉज और कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी। तो अगर आपको फ्रेंच लॉ के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो आपके लिए ये तीन कंडीशन मस्ट है और कुछ नहीं देखा जाएगा। जैसे अपने इंडिया में तो लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, ऑफर, कॉम्पिटेंट पार्टी, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ, कई सारी चीजें हैं, बट फ्रेंच के सिस्टम में यही है। तो अपने यहाँ मतलब कि कॉमन लॉ का सिस्टम, क्योंकि अपन ने इंग्लैंड से लिया है, बट ये जो मैंने आपको अभी जर्मन बताया को और ये फ्रेंच बताया, ये सिविल लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ कुछ पॉइंट पे। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे आपको ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बारे में बताया था ऊपर, तो गाइज यहाँ पे इराकी लॉ जो है ये भी सिविल लॉ वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर में जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ गुड हम लोग अपने इंडिया में पढ़ते हैं कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ गुड्स हम इनविटेशन टू ऑफर में मानते हैं, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ गुड्स, बट अंडर इराकी लॉ ये ऑफर में आता है, ठीक है। मतलब अगर एक शॉप में कई सारे प्रोडक्ट लगे हैं, उस पर प्राइस कोट है, जो भी है, तो वो सब चीजें क्या है, वो है आपका ऑफर, ना कि इनविटेशन टू ऑफर एज पर सिविल लॉ, एज पर द कंट्री ऑफ इराक। बट अगर लिस्टिंग ऑफ गुड्स है या सिर्फ आप पहले प्रायर एडवर्टीजमेंट दे रहे हो आप, ठीक है, उसके बाद ये सारी कंडीशन अगर हैं तो इनको तो फिर वो इनविटेशन टू ऑफर माना जाएगा सिविल लॉ के हिसाब से, बट पब्लिक डिस्प्ले ऑफ गुड को नहीं माना जाता है। सो गाइज इन शॉर्ट ऑफर के बारे में ये सारी चीजें थी। और मेरे को लगा कि ऑफर तो ट्रेडिशनल तरीके से हम पढ़ते ही हैं कि 2A में ऑफर होता है, उसके बाद उसमें टाइप्स ऑफ ऑफर होते हैं, उसके कुछ केसेस होते हैं, बट कुछ कुछ पॉइंट पे डिफरेंसेस हैं जो कॉमन लॉ कंट्रीज और सिविल लॉ कंट्रीज में हम देख सकते हैं। मैंने वो भी एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है।
आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको और भी शेयर करना एंड सपोर्ट करना। एंड फॉर टुडे इतना रहने देते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।